हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। एंड बेटा, लास्ट लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने डिस्कस किया मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने गैमीट्स की सारी कहानी देख ली। लास्ट लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है, झट से जाकर के उसको देख लो, क्योंकि बेटा ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने नहीं देखा तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि दैट इज द ओनली डिफिकल्ट टॉपिक इन द एंटायर चैप्टर। अदरवाइज ये चैप्टर तो बड़ा ही आसान है। मैं शिवांगी शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट क्लास में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की थी ताकि बेटा आपको उस टॉपिक से वो थोड़ा सा रिलेट हो जाए। आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, ग्राफिन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपस में आप इसका इंटर रिलेशनशिप समझ जाओ। अब आज बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी मैं बात कहना चाहती हूँ। यार मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे जहां पे लड़कियों को बोला जाता है कि यार तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं, तुम अभी किचन में नहीं आ सकते, या आज पूजा का दिन है, तुम उस कमरे में बैठ जाना, पूजा घर में मत आना। ऐसा होता है आप लोग के साथ, कभी ना कभी ऐसा हुआ हो। मेरे साथ भी हुआ है। कभी ना कभी मुझे किसी ने कहा है, ओ अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, पीरियड चल रहा है, यार पूजा में मत जाओ फिर तुम। नाउ मेरी मम्मी ने मुझे, मेरी मम्मा, एक मेरी बड़ी मम्मा और मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज कही थी, यार ये सारी चीजें भगवान ने ही तो बनाई है। माता को पढ़ते हैं, माता को पूछते हैं, वो भी तो लेडी है, एंड लेडी को ये चीज तो होती है। द पॉइंट इज दिस मेंस्ट्रुएशन इज वेरी वेरी नॉर्मल। आई डोंट नो कब वो ऐसा दिन आएगा जब इस चीज को नॉर्मल समझा जाएगा। इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग एंड आई डोंट नो क्यों इसको एक कर्स माना जाता है। कर्स नहीं माना जाता तो एटलीस्ट ऐसा तो माना जाता है कि जैसे कोई अछूत है भाई, कि भाई तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं, अलग जाकर के बैठ जाओ, किचन में मत आना, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं वो नहीं वगैरह वगैरह। कोई अछूत थोड़ी है भाई, ये चीज तो एक ब्यूटीफुल देन है। दिस बायोलॉजी वर्ल्ड, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी सारी है, आप जन्म दे पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो क्या माँ बच्चे को जन्म दे पाएगी? माँ कहलाएगी? नहीं ना। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। भाई आप किसी को जन्म देते हो, आप इसके सारे किसी को इस दुनिया में लेकर के आते हो, एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट इन दिस होल वर्ल्ड, कि आपकी बॉडी से एक नई लाइफ जन्म ले रही है। कैसे यार, ये एक छोटी सी बात समझते हैं लोग, और आई डोंट नो कैसे लोगों को इस तरीके से बोलते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अब कभी कोई तुम लोगों से ये बोले कि ये करो वो करो, व्हाइट मत पहनो, ऐसा करो वैसा करो, अरे क्यों इतना उछल रही हो, क्यों इतना डांस कर रही हो वगैरह वगैरह, नो, जस्ट टेल देम नो, दिस इज नॉर्मल। ये नॉर्मल है एंड इट इज अ गुड थिंग। गर्ल्स आर लकी टू हैव दिस थिंग, वी कैन गिव बर्थ टू समवन। ये चीज बोलना और अपोज करना। हाँ, ऐसा भी मैंने केस देखा है कि जब जिस टाइम पे किसी की मैंने फैमिलीज में अच्छी चीजें भी देखी है कि उनको कहा जाता है कि यार इस टाइम तुम रेस्ट करो। अगर जैसे एक मेरे फ्रेंड थे और उन लोगों से मैंने पूछा, यार क्यों तुम लोग के यहाँ पे ऐसा होता है कि काम नहीं करने देते, छूने नहीं देते? उन्होंने कहा यार ऐसा सिस्टम नहीं है, काम करो। हमारे यहाँ शुरू से ये माना जाता है कि रेस्ट होना चाहिए, तुम्हारी काम से छुट्टी है अभी 3-4 दिन, ठीक है। चलिए, तो नाउ अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली हमने सोशल स्टिग्माटा की तो बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये बायोलॉजिकली होता कैसे है, क्यों ये बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये बॉडी में होता है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने इस चीज को स्टार्ट किया था, इस टॉपिक को मैंने आपको बताया था। जो बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उन बच्चों के लिए मैं 5 मिनट में वो वाली सारी चीजों को रिपीट करती हूँ। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी एक 28 डेज की साइकिल होती है। इट इज अ
28 डे साइकिल। अब ये फिक्स नहीं है, किसी में 31 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, किसी में 26 भी हो सकती है, किसी में कभी कभी 35 भी हो जाती है, कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो देयर इज नो कोई ऐसा एबनॉर्मल वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो हो सकता है कि बॉडी में कोई डिसबैलेंस हो रहा हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन दी हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स में बेटा चेंजेस आते हैं, यूटेरस में चेंजेस आते हैं एंड ओवरी में चेंजेस आते हैं। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? एक सिंपल सी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि फीमेल्स के अंदर जब वो प्यूबर्टी की होती है, प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी से बेटा स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस और नो? प्यूबर्टी से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जो सबसे पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे कहते हैं मेनार्क, और जब ये स्टॉप हो जाती है, ये 50 साल के आसपास होता है, तब बेटा इसको कहते हैं मेनोपॉज। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? हमने देखा था बच्चे कि फीमेल्स के अंदर जन्म से पहले ही, इन केस ऑफ फीमेल्स बिफोर बर्थ, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। यस और नो? हमने पढ़ा था बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स पहले से ही बन जाते हैं। इसी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, इसके अंदर कौन बैठा है? इनसाइड इसके प्राइमरी oocyte, जो बेटा ओवम बनाएगा, इसमें एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है मियोसिस, लेकिन ये अरेस्ट हुई होती है। अब ओवम बनाने के लिए इसको मियोसिस कंप्लीट करनी पड़ेगी, लेकिन लड़कियों में क्योंकि ये सब चीजें पहले से ही शुरू हो जाती है, तो ये पहले ही बंद हो जाती है। तो बर्थ से पहले फीटल पीरियड में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है, जिसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर बेटा क्या होता है? जन्म होता है। आफ्टर बर्थ कोई प्राइमरी फॉलिकल नहीं बनता। फिर बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स खत्म भी होते हैं, जिसको हमने पढ़ा था फॉलिक्यूलर एट्रिशिया। बहुत सारे फॉलिकुलर दे डाई, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डाई, इसको हमने फॉलिकुलर एट्रिशिया कहा था। और हमने देखा था कि प्यूबर्टी के आसपास 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं इन ईच ओवरी। हर ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं हर ओवरी में। 2 ओवरी होती है ना। तो फीमेल की जब प्यूबर्टी स्टार्ट हुई और जब तक अब उसकी लाइफ में मेनोपॉज तक होगा क्या बेटा, यही एक ओवरी में यहाँ, एक ओवरी में यहाँ 60 से 80 हजार, एक में 60 से 80 हजार, इतने प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। अब हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई प्यूबर्टी से बेटा, तो हर महीने क्या होगा, एक मंथ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और इस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल सक्सेसफुली डेवलप होता है। सक्सेसफुली डेवलप होता है और बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। हमने पढ़ा था कि फॉलिकल्स बहुत सारे डेवलप हो रहे, मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। अब शुरू होते ही बहुत सारे फॉलिकल्स ना डेवलप होने लग गए, लेकिन कुछ ऐसे नहीं हो पाते, कुछ हो पाता नहीं हो पाता। तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे एक प्राइमरी फॉलिकल जैसे मान लो डेवलप हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से ग्राफियन, ग्राफियन से अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। यानी अंदर ही अंदर प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 खत्म हुई और मियोसिस 2 शुरू भी हो जाती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। अब ये होता है एक आपकी मंथ में। नाउ व्हाट विल हैपन बेटा, अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की
मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे कि जब आपका सेकेंडरी oocyte पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, यस और नो, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, उसी समय सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। अब अगर इसके आगे पीछे हुआ तब तो कोई मतलब नहीं है। इस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और बेटा स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, अब ऑब्वियसली 14-15 साल की लड़की में ऐसा नहीं होगा। ये आगे की बात कर रही हूं, जब शादी वादी हो जाएगी। और ये भी एक बहुत गंदी चीज है कि अक्सर गांव में अभी भी बहुत सारी जगह पे लड़कियों की शादी छोटी उम्र में करा देते हैं। वैसे ये काफी हद तक कम हो चुका है, दैट इज ग्रेट, बट स्टिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की की बॉडी अभी फ्रजाइल है, अभी समझदारी भी कम है, अभी उसको जीना है, बहुत कुछ करना है, अभी उसको बच्चे नहीं कर पैदा करने, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, नो, अभी उसको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपने पैरों पे खड़ा होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अब उसकी बॉडी को डेवलप होना है, उसकी बॉडी उस चीज के लिए रेडी होनी चाहिए। तो चाइल्ड मैरिज इज वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, बट ये चीज काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है। अब तो जब बेटा सेकेंडरी oocyte, अब मान लो लड़की बड़ी हो गई, शादी वादी हो गई, और हर महीने ये होगा, हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी से एक प्राइमरी फॉलिकल सक्सेसफुली डेवलप होगा, और सक्सेसफुली डेवलप होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ग्राफियन फॉलिकल, और इसमें से बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब उसी समय अगर स्पर्म वहां पे आ गया, तब तो बेटा क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन आपकी हो जाएगी। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली जाइगोट बन जाएगा, और जब जाइगोट बनेगा तो वो बड़ा भी हो रहा है धीरे धीरे, एम्ब्रियो आपका डेवलप भी होगा। तो मीनवाइल ये एम्ब्रियो कहां डेवलप होगा, ये एम्ब्रियो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आता है बेटा, यूटेरस में ही बच्चे का जन्म होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है। सो यूटेरस की लाइनिंग थिक होने लगती है, यूटेरस की लाइनिंग थिक होने लगती है, और यहां पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। पूरे 9 मंथ्स तक, पूरे 9 मंथ्स तक बेबी डेवलप होता है, और इस समय तक बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इस 9 मंथ में नहीं होती, क्यों? क्योंकि बेटा इस 9 महीने में बच्चा तो डेवलप हो रहा है, बच्चा तो धीरे धीरे बेटा बड़ा बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जब बच्चा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उस केस में कोई नया फॉलिकल बनाने की जरूरत है? भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करती है, एक ओवरी एक फॉलिकल को सक्सेसफुली डेवलप करती है, तो यहाँ पे कोई नए फॉलिकल की जरूरत है नहीं। क्यों बनाया था? स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने के लिए ना, हो गया। तो 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, इफ नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि भाई लड़की की प्यूबर्टी तो 13-14 साल में स्टार्ट हो गई थी, और अब फर्टिलाइजेशन तो होगी शादी के बाद, जब भी बच्चा चाहिए होगा उसको आगे आगे प्रोसीड करना होगा। तो बेटा अब क्या करेंगे, अब क्या होगा बॉडी में? अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज तो हो गया, आपको पता है इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, जब स्पर्म इसके पास आएगा ओवम बन जाएगा, तो ये फर्टिलाइज ओवम जाइगोट बनाएगा, जाइगोट इज एम्ब्रियो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होगा बेटा? सो यहां पे जो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा है वो मर जाएगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्यों फालतू में बनेगी, वो भी ब्रेक हो जाएगी, एंड दैट एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक्स एंड इट कम्स आउट एज ब्लड फ्रॉम द वजाइना। सो बेटा आपका सेकेंडरी oocyte ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है
ये भी ब्रेक हो जाएगी और बच्चे ब्लड आएगा फ्रॉम दी वजाइना। इस चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब सुनिए बेटा, अब मैं ये कह सकती हूं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन से अगली मेंस्ट्रुएशन तक है। यानी देखिए, एग डेवलप हो रहा होगा, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन हो गई, फिर अब क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही, लेकिन अब दूसरा एग भी तो स्टार्ट हो गया होगा ना डेवलप होना, तो दूसरा स्टार्ट हो गया होगा करते 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 जब अगली ब्लीडिंग हुई, तो फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर मेंस्ट्रुएशन के पीरियड को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू अनदर, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा ना। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है ना, देखिए बेटा, यहाँ पे दो तरीके के आपके हार्मोन्स होते हैं। एक दी पिट्यूटरी हार्मोन है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आते हैं। कौन से आते हैं? FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक बेटा LH हार्मोन, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। चलिए, दूसरे होते हैं ओवेरियन हार्मोन, ओवेरी से आने वाले। तो एक बेटा ईस्ट्रोजन होता है और एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। यही चार हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं और पूरा खेल खेलते हैं भाई। यही चार हार्मोन की सारी कहानी है। अब देखिए क्या क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी से GnRH आता है, फिर FSH LH निकलने लगता है। यही FSH हार्मोन फॉलिकल को डेवलप करता है। तो होता क्या है, फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। सो यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, ये बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। जब ये फॉलिकल्स आपके डेवलप हो रहे होते हैं, सो इन्हीं डेवलपिंग हार्मोन से आपका रिलीज होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। यस और नो? और बेटा ये यूट्रस से भी आता है। चलिए, ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है सेकेंडरी oocyte, जिसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो चुकी है लेकिन एंड नहीं हुई। एंड कब होगी? जब स्पर्म आएगा, तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब आया ही नहीं तो हो ऐसे ही मर जाएगा वो। तो बेटा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन ये क्या करता है? ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन बोले तो ओव्यूलेशन दैट इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ना, हमने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि बेटा जब आपके डेवलपिंग फॉलिकल में से ये हार्मोन निकल रहा है, अब ईस्ट्रोजन निकल रहा है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता है। तो ये बेटा क्या करेगा? यूट्रस की लाइनिंग को, वजाइनल लाइनिंग को थिक करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? जब ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte, तब वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनो। सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस से भी आता है थोड़ा सा, और ये यूट्रस की लाइनिंग को फाइनली थिक करता है। क्यों कर रहा है? ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो बेबी वहां पे डेवलप होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो प्लासेंटा भी बनता है, और उस प्लासेंटा से एक हार्मोन आता है HCG हार्मोन, जो मैंने तुमको कहा था
इसको बताना मुझे क्या होता है, किसी ने मुझे होमवर्क नहीं दिया। HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बेटा। प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसी से करते हैं। सो जो बहुत सारे प्रेगा न्यूज, प्रेगा किट ऐसे ऐसे करके जो टेस्ट आते हैं न्यूज में, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आती है, इसमें यूरिन का ड्रॉप डालते हैं और अगर इसमें डबल लाइन आती है यानी कि बेसिकली ये HCG को टेस्ट करता है। तो HCG निकल रहा है, इसका मतलब लड़की प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हार्मोन क्यों निकलता है, क्योंकि वो HCG प्लासेंटा बन चुका है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो बेबी को डेवलप कराना है, और अगर बेबी को डेवलप कराना है तो उसके लिए यूट्रस की लाइनिंग ठीक चाहिए। यूट्रस की लाइनिंग को से दो हार्मोन करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन अब यूट्रस से भी निकलने लगता है और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है, यूट्रस की लाइनिंग को थिक करता रहता है। लेकिन अगर 9 दिन तक इंतजार करता है, 9 डेज तक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और फिर से बेटा नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। सो कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पे दो चीज समझ में आती है कि पिट्यूटरी के हार्मोन जो हैं वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं। इनका जो मेन काम होता है ये बेटा मैं कह सकती हूं फॉलिकल्स को डेवलप कराना एंड oocyte को रिलीज कराने का होता है। और ओवरी के जो हार्मोन्स हैं उसका मेन काम होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम। तो क्या ये दोनों उल्टे नहीं होंगे? कहने का मतलब है जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा तब बेटा प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है, बच्चा डेवलप हो रहा है, तो उस महीने कोई भी नए फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे FSH और LH हार्मोन कम होता है। क्या बोला मैंने? जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा यानी कि बेटा कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है, यूट्रस से निकल रहा है, लाइनिंग थिक हो रही है, यानी कि बेबी डेवलपमेंट बढ़िया चल रहा है, बच्चे 9 मंथ्स तक यही होता रहेगा, उस समय कोई नया फॉलिकल नहीं आएगा, यानी कि FSH LH उस टाइम पे कम होंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक एक इवेंट पढ़ेंगे। हमने बात करी 28 दिन की साइकिल होती है। अब ये सारे के सारे 28 दिन कैसे बटेंगे आपस में, इसको अब हमें देखना है। सो नाउ बेटा सबसे पहले यहाँ पे जो बात होगी मेंस्ट्रुअल फेज की, जो आपका पहले से फर्स्ट डे से ज्यादा मैक्सिमम 7 डे तक होता है। एक्चुअली 5 दिन तक, अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं 5th डे तक होता है, और ये 4 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है। अब ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। ब्लीडिंग बोले तो मेंस्ट्रुएशन, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, अब मान लो लड़की प्यूबर्टी हो गई, लड़की की बॉडी में GnRH हार्मोन आया होगा, GnRH से FSH LH फिर फर्दर आए होंगे, ये ओवरी में गए होगा, फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ होगा। फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte पहुंच गया होगा फैलोपियन ट्यूब में अब, और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज हो रहा होगा। अगर बेटा प्लासेंटा नहीं बना होगा, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर स्पर्म आया और स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और 9 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया बेटा तो ये जो यूट्रस की लाइनिंग प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की वजह से बनी, ये ब्रेक होने लग जाएगी। यानी इस समय पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे कम हो रहा है, तभी लाइनिंग टूट रही है और ब्लड आ रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल कि मेंस्ट्रुअल फेज इसको बेटा ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। तो ये 4 से 5 दिन का होता है, पहले से 5वें दिन तक। अब बेसिकली यहां पे क्या होता है, इस केस में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन स्लोली डिक्रीज हो रहा है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग बेटा ये ब्रेक हो रही है और ये सब कुछ
ब्लीडिंग की तरह बाहर आएगा फ्रॉम वजाइना। क्लियर है? चलिए अगली चीज बेटा, ये होता है मेरा ब्लीडिंग फेज, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। अब ब्लीडिंग हो गई, अब साथ साथ क्या होगा, यहीं पे लिख देती हूं, स्लोली बेटा न्यू फॉलिकल डेवलप करना है, तो धीरे धीरे एफएसएच और एलएच आपका बढ़ने लगेगा। अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा फॉलिकुलर फेज, यानी कि फ्रॉम 6th डे टू दी 14th डे, दिस इज द फॉलिकुलर फेज। सो यहां पे बेटा क्या होगा, अब एफएसएच हार्मोन आपका स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। एफएसएच बेटा बन रहा है, तो हमने पढ़ा प्राइमरी फॉलिकल, उससे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्जरी फॉलिकल, टर्जरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बेटा बना। अब इन्हीं डेवलपिंग फॉलिकल में से जो थीका लेयर्स हैं, डेवलपिंग फॉलिकल, इसमें से ईस्ट्रोजन बेटा आना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, और ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा, धीरे धीरे लाइनिंग को अब हल्का हल्का बढ़ाने लगेगा। तो ये ईस्ट्रोजन बेटा क्या करता है, ये बच्चे स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन इन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस की लाइनिंग में ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और इसीलिए बेटा इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो प्रोलिफरेटिव फेज, नो, प्रोलिफरेटिव फेज इसको इसलिए कहते हैं। लेकिन अभी तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां है, अभी तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं आया ना बेटा। ये जो 14th डे है, अच्छा इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। अब ये जो 14th डे होता है, ऑन एन एवरेज 10 से 17 दिन के बीच में भी हो सकता है, इस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इसीलिए इस वाले फेज को प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये एक दिन का है, 10 से 17 दिन के बीच में होता है। इस टाइम पे बेटा क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये किसकी मदद से होता है, एलएच की मदद से। इस टाइम पे बेटा एलएच और एफएसएच पीक लेवल पे होते हैं, और एलएच की वजह से ही ये आपका रिलीज होता है, इसको कहते हैं एलएच सर्ज। एलएच जब एकदम पीक लेवल पे होता है तब हमारा ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, दिस इज ओव्यूलेशन। इस पीरियड को ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ डेज ऑफ अ फीमेल। तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी के रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं ना। अब इस टाइम पे क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte माइनस हो गया, तो बेटा क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। अब नेक्स्ट मेरा यहां पे जो फेज आएगा दैट इज द ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चे, इस कॉर्पस ल्यूटियम से अब रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन। यस और नो? और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने लग जाएगा। एंडोमेट्रियम लाइनिंग से बेटा ऐसे सिक्रीशंस होंगे जो अगेन लाइनिंग को थिक करेंगे। क्या लिखा है मैंने, प्रोजेस्टेरॉन से एंडोमेट्रियम थिक हुई, इस एंडोमेट्रियम से सिक्रीशन होगी जो फिर से लाइनिंग को थिक करेंगे। इसीलिए बेटा इसको सिक्रीटरी फेज कहते हैं। इसको सिक्रीटरी फेज इसलिए नहीं कहते क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है, नो, इसको इसलिए सिक्रीटरी फेज कहते हैं। अब इस टाइम पे एफएसएच एलएच का क्या होगा, एफएसएच लो, एलएच लो, क्योंकि कोई नो न्यू फॉलिकल विल डेवलप, कोई न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। एंड नाउ
फाइनली अब बेटा अब आपकी फिर से होगी मेंस्ट्रुएशन. सो नाउ अगेन यहाँ पे वही वाला फेस आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेस बेटा, जहां पे देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. फिर से वही पे आ गया, क्योंकि देखो अगर मैं डेज काउंट करूं, ये 6 से 14 दिन, ये 14th डे बेटा, ये आपका 15th से 28th डे तक. और फिर से अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम होने लगेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होने लग जाएगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी. ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहती है. चलिए अब एक बार इसको एनसीईआरटी के डायग्राम में देखते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा. सो देखिए बेटा, ये पिट्यूटरी के हार्मोन है और ये ओवरी के हार्मोन है, ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट है. अब ये पहले दिन से अगर आप देखेंगे 5वें दिन तक क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है बेटा, मेंस्ट्रुएशन. क्यों? क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरोन कम है बिल्कुल, इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल ना के बराबर, तो बेटा लाइनिंग यहां पे ब्रेक हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है. इस टाइम पे धीरे धीरे एफएसएच एलएच बढ़ने लग गया बेटा. अब इस एफएसएच की बढ़ने की वजह से ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं. अब जब ये फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं तो इसी ग्राफियन में से ईस्ट्रोजन आने लग गया, ईस्ट्रोजन बढ़ने लग गया. जिस टाइम पे 14th डे पे एलएच सबसे ज्यादा होगा, उस टाइम पे ये देखिए ओव्यूलेशन हो गई बेटा. अब ये कॉर्पस एल्बिक ल्यूटियम बन गया. अब यहां पे लाइनिंग थिक हो रही है, देखो ये लाइनिंग फिर से थिक होने लग गई, क्योंकि इस टाइम पे इसमें से प्रोजेस्टेरोन आने लग गया और अब एफएसएच एलएच फिर से कम हो जाएगा. फिर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फिर से ब्लीडिंग और फिर से ये चीजें ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगी. ये डायग्राम भी अच्छा है, मेंसेस हो रहा है, देखो लाइनिंग ब्रेक दिखा रहा है, फिर ये लाइनिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, लास्ट में फिर से ब्रेक होगी. 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रही है. चलिए बेटा, सो विद दिस थिंग ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. आई होप आप सबको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई हो. नाउ नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट द चैप्टर. अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. ये सारे टॉपिक हम अगली क्लास में खत्म करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश. सो विद दिस थिंग बेटा, ये आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है. हम मिलेंगे अगली क्लास में. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय एंड थैंक यू.